हेलो एवरीवन। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए। सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए। जस्ट अ सेकेंड। आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस का कोर्स, जो कि एक आरआरबी का पार्ट है। उसके पहले कि हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। जितने भी लोग सदन को ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए। क्या सब कुछ ओके है, क्लियर है? गुड इवनिंग विद्युत प्रभा। गुड इवनिंग अभिषेक प्रकाश। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। ऑल क्लियर। चलो, तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजों के बारे में बताना जरूरी है कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे डील करेंगे। जनरल साइंस एक ऐसा पार्ट है जो कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका, है ना, अगर बात की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, है ना, और इसको हमको बहुत अच्छा करना पड़ेगा अगर हम आरआरबी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ने वाले, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो प्रॉपरली फॉलो करना है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? आयुष कुछ बात करना चाह रहे हैं। जस्ट सेकंड आयुष, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। आयुष, यहाँ पे जो हैंड रेज का ऑप्शन है ना, वो इसलिए है कि आप मुझसे अगर कुछ बात करना है तो आप हैंड रेज के थ्रू बात कर सकते हो। ठीक है ना, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू योर वॉइस। ठीक है ना? आप, ओके, गलती से हो गया है ना। अगर आपको कभी बात भी करना रहा तो आप हैंड रेज के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है ना? कभी ऐसा लगता है तो आप जरूर करेंगे, अपन बिल्कुल करेंगे। तो चलिए, पहला बात मैंने आपको बोला कि जनरल साइंस को पढ़ने के लिए मैं जो अप्रोच लगाने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और बेस्ट होगा। अप्रोच क्या होगा कि आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने, आपको सेपरेट नोटबुक नहीं बनानी है, नोट्स ओपन नहीं करने, राइट डाउन नहीं करना कुछ भी। क्या करना है कि मैं यहाँ पे जो मैं अगर लिख लिख के पढ़ाता हूँ जो भी चीजें, वो लगभग 3 घंटे जाएंगी। कोई भी टॉपिक, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ लाइट, तो अगर मैं लाइट को पढ़ाऊंगा तो मुझे लग जाएंगे 3 घंटे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको करना क्या होगा, जब यहाँ पे क्लास चलेगी तो उस क्लास को ज्वाइन करना है और बिल्कुल काम होके आपका कान में हेडफोन लगा के प्रॉपरली उसको वॉच करना है। कहीं पे भी डाउट आएगा तो हैंड रेज करना है। ठीक है, हैंड रेज करना है, कुछ भी डाउट आता है कहीं पे भी। हालांकि मैं इस वे में पढ़ाऊंगा ही कि आपको डाउट ना आए, बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने जाएंगे ना तो जो बहुत डिटेल्ड चीजें होती हैं वो एक बुक के फॉर्म में बन जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि आप इस सब्जेक्ट को जो यहाँ पे लेक्चर पढ़ाऊंगा इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे जब मैं लाइव रहूंगा तब। और लाइव होने के बाद आराम से 15-20 मिनट का ब्रेक लेके जब ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, इसकी रिकॉर्डिंग देख के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं। फिर से बोल रहा हूं, नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब एक लेक्चर में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या नोट करना है? आपको सारी पूरी रामायण नोट नहीं करनी है, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो पूरा नोट नहीं करना है। आपको जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये देखना है कि इनमें से कहां कहां पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, उसको आपको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करना है। और जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, मतलब हो सकता है किसी कॉपी बना सकते हो आप यहाँ पे, उसको क्या करना, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, है ना, ऐसा बहुत डिटेल मत लिखना कि लाइट 2 टाइप की होगी, इस टाइप के मिरर होते हैं, इतना ज्यादा नहीं लिखना आपको। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मिरर लिखोगे, मिरर 2 टाइप के, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव से कॉनकेव का शेप, कॉन्वेक्स से कॉनकेव का शेप। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई। कॉनकेव के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आप वहां पे लिख लोगे। मतलब जैसे से मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको पूरा नोट डाउन नहीं करना है।
मतलब इससे ये होगा कि आज के दिन से ही, आज से ही आपके जो आरआरबी का पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि हम नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं फिर बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि हम आरआरबी जे के लिए कैसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सभी लोग यहाँ पे कनेक्ट रहिएगा। किसी को कुछ भी डाउट आए तो वो हैंड रेज के थ्रू कनेक्ट भी कर सकता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे अपना हेडफोन भी लगा लेता हूँ, जिससे अगर आप हैंड रेज करते हो तो उसको प्रॉपरली मैं सुन पाऊंगा। ये हैंड रेज उसको क्या हो गया हेडफोन को यार, उल्टा हो गया है। चलिए ठीक है, एक बार आप लोग और कंफर्म कर दो, क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को? आयुष, अभिषेक एंड विद्युत प्रभा, आप तीनों लोग कंफर्म करिए, क्या हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं अभी? या फिर हैंड रेज भी कर सकते हो तो समझ जाऊंगा मैं। चलिए ओके ओके। तो चलो देखना बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट। लाइट मतलब प्रकाश, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइट क्या होती है? जैसे ये अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक बल्ब है ना, बल्ब से जो भी चीजें निकल रही है वो एक लाइट है। जो बल्ब है ना वो लाइट का किस टाइप का सोर्स है? लाइट के दो सोर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स जो कि एक सन है, और एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स जो कि आपके पास यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, तो आपके बल्ब से यहाँ पे लाइट आई और आपके कंप्यूटर पे लाइट जा रही है। आप तो ना, इसकी लाइट बहुत जगह जा रही है, आपके डोर पे जा रही है, फ्लोर पे जा रही है, आपके कंप्यूटर पे जा रही है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पे लाइट जा रही है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात यहाँ पे किसकी कर रहा हूं? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसकी, कि आपके कंप्यूटर पे यहाँ पे बल्ब से जो भी लाइट आई हो गई। अब कंप्यूटर को आप यहाँ पे अगर किसी रूम में प्रेजेंट होंगे, आप खड़े होंगे तो कंप्यूटर को देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे? क्योंकि जो बल्ब से लाइट निकली है, कंप्यूटर पे गई है, कंप्यूटर से रिफ्लेक्ट होके वो कहां पे आ रही है? आपकी आंखों पे आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर, जो भी बल्ब से रेज या फिर प्रकाश या फिर लाइट कंप्यूटर पे आ रही है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और कंप्यूटर से टकरा के जो भी रेज बाहर जा रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। क्लियर है चीज? क्या बोला मैंने? आपकी दो टाइप की लाइट होंगी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और किसी भी ऑब्जेक्ट से राइट लाइट जा रही है, दूर जा रही है, उसको हम बोलेंगे आपका रिफ्लेक्टेड लाइट। जैसे एक मेरे पास यहाँ पे टॉर्च है, इस टॉर्च को मैंने ऑन किया तो मुझे मिलती है लाइट। लाइट होता क्या है? तो देखना, अगर आपने इसके पिछले का जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें एक बल्ब था, बल्ब को आपने जो इनपुट दिया होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, उससे क्या निकला? लाइट। तो आपको ये बात तो पता है ना कि एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है आपका, कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसको एक फॉर्म से अदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बल्ब है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो जो लाइट आई, तो लाइट भी तो एक एनर्जी होगा ना। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। कोई पूछे लाइट क्या है तो लाइट क्या बोलोगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कौन सी एनर्जी? अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? लाइट इज अ रेडियंट एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से आप देख सकते हो उस टाइप की एनर्जी आपकी है। किस टाइप की, किसकी टाइप की एनर्जी है आपकी? ये एक रेडियंट एनर्जी है। लिख लेना क्वेश्चन, जो आप नोट्स बनाओगे ना कहीं पे, अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है, अभी तो बस आपको प्रवचन सुनना जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं, उसके बाद आपको नोट्स बनाना। ठीक है, और ये पीपीटी आपको मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूं। अब हम बात करते हैं कि जो लाइट हमारी ट्रेवल करती है, जो प्रोपोगेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप धूप में बैठे हैं, सन से लाइट आ रही है और सन से लाइट डायरेक्ट आपके पास आ रही है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन। मतलब कि जो सीधी रेखा में लाइट आती है, जो सीधे लाइट आ रही है, कहीं पर रिफ्लेक्शन नहीं होता। सन से लाइट आई और आप धूप में खड़े तो वो आपके पास क्या आ रही? इंसिडेंट हो रही है राइट, उसको हम बोलते हैं आपका क्या? रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपने घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि आप एक काम करते हो कि आप धूप में खड़े हो, एक मिरर लेके क्या करते हो? आप लाइट को अंदर अपने कमरे की तरफ भेजते हो। सन से लाइट आई, मिरर पे आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपके कमरे के अंदर जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर रिफ्लेक्टेड प्रोपोगेशन।
तो दो टाइप के प्रोपोगेशन होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब जो भी लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करेगी उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। आपके सामने में मैंने यहाँ पे इसका एक छोटा सा डायग्राम भी पेश किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है वहां पे सन से डायरेक्ट लाइट आ रही है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है, अब अगर बात करें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मिरर होगा, और मिरर में दो चीजें होती है, जैसे आपने मिरर में देखा होगा, अपने घर में जो मिरर होगा उसमें आप देखते हो ना, कभी अगर आपने देखा होगा तो पीछे कुछ सिल्वर टाइप की कोटिंग होती है ना, उसमें कुछ पेंट लगा रहता है, और सामने अपना चेहरा देखते हो। तो क्या बोलता हूं कि देखो, जैसे ये मिरर है ना, यहाँ पे इस मिरर के दो सरफेस है, जहां पे एक लाइनिंग लाइनिंग आपको दिख रही होगी, दिख रही है आपको लाइनिंग, जहां पे आपको ये लाइन लाइन दिख रहा है ना आपका राइट हैंड साइड पे, उसको हम बोलते हैं आपका ओपेक सरफेस। क्या बोलते हैं उसको? ओपेक सरफेस। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्ट है जहां पे आप सामने खड़े होकर अपना फेस देखते हो, उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा पार्ट? रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो दो टाइप की सरफेस होती है मिरर में, एक होता है ओपेक सरफेस जहां पे पेंट होता है पीछे साइड, और सामने वाला जो सरफेस होता है बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन सरफेस। तो मान लो यहां से कोई भी रेज आती है, जैसे ये रेज आई मिरर पे आ रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मिरर से टकरा के वापस जाएगी, इसको हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। अब आपसे कोई पूछेगा कि हम इसका नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, ये आपको मिरर दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है, जो येलो कलर का आपको ये मिरर दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री की। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, कहां पे? जो आपका ये येलो कलर की लाइन है, जो येलो कलर का आपका मिरर है, तो आप जब लाइन ड्रॉ करोगे उसको हम बोलते हैं आपका नॉर्मल, ये आपका हो गया नॉर्मल। अब मैं क्या बोलता हूं कि इंसिडेंट रे, प्रॉपर्ली समझना, एक क्वेश्चन आपका यहां पे बनने वाला है कि आपका रिफ्लेक्शंस के जो लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पहले आप समझना दो चीजों को, एक होता है इंसिडेंट एंगल, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन एंगल। देखना, जो भी इंसिडेंट एंगल है, जो भी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं आपका इंसिडेंट एंगल। यहां पे एक जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, नॉर्मल के साथ एक एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर, आई क्या है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर आपके पास हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब बेटा आपसे ये है कि किसी भी मिरर के केस में अगर पूछा जाए तो हमें कोई पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो कोई पूछे अगर आपसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो दो लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। पहला तो ये कि आपका जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर हो। तो पहला कि आपसे पूछा जाता है, जो आपका पहला लॉ है, जो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ ये है कि जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल, जहां पे तीनों चीजें आपस में मिल रही हैं, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। फिर से बताता हूं क्या बोला मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं, ये तीनों ही चीजें आपके कहां पे हुलाई करती हैं? दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये आपके रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। पहला लॉ तो मैंने आपको बता दिया, सेकेंड लॉ मैं आपको बताने वाला हूं, आप यहां पे पढ़ सकते हो। The incident ray, comma, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflection ray, comma, all lie in the same plane। मतलब ये तीनों ही चीजें आपकी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। क्या आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है क्लियर? सभी लोग मुझे कंफर्म करके बताइए, आप सभी लोग मुझे यहां तक कंफर्म करके बताइए, क्या आप सभी को यहां तक चीजें क्लियर हैं? या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे हैंड रेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। अगर आपको चैट करने में कुछ दिक्कत लग रही है, आप डायरेक्ट हैंड रेज करिए, मुझसे बात करिए, हाय हेलो पूछिए और आगे बढ़ चलेंगे अपन। विद्युत प्रवाह को क्लियर है? अगर आपको लगे कहीं पे कि सर बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, तो बता देना। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप आरआरबी जेई का सपना देख रहे हो,
अगर आपको आरआरबी जेई में सिलेक्शन पाना है तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी और बहुत ज्यादा पढ़नी होंगी, लेकिन दिमाग में बहुत कम रखना होगा, है ना। जितना मैंने आपको बताया इनमें से एक दो पॉइंट्स ही हैं जो कि आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए, पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो आपके शॉर्ट नोट्स है उसमें आपको कम चीजें ही ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हम प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हम ग्लास लेंगे, ठीक है, ये आपके पास ग्लास हो गया, और ग्लास के पीछे साइड हम क्या करेंगे, एक सिल्वरिंग की कोटिंग कर देंगे। ये हम सिल्वरिंग की कोटिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्लेन मिरर बन जाएगा। अब हमारे पास जब प्लेन मिरर बन चुका है, आपके घर पे जो भी मिरर होगा तो उसमें दो टाइप की सरफेस होती हैं, एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होती है आपका ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस उस सरफेस को बोलता हूं जहां पे हम पेंट करते हैं, जहां पे हम सिल्वरिंग करते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम उस सरफेस को बोलते हैं जहां पे अपना चेहरा देखते हैं। आपके घर पे मिरर होगा, आप देखना उस मिरर में पीछे, मतलब जब मिरर के पीछे ओपन करके देखोगे ना, तो आप पता है कि आजकल तो फ्रेम लगा रहता है, आप मिरर को पीछे देखोगे, खोल के देखोगे, तो उसमें आपको एक पेंट टाइप का दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग करना। उस सरफेस को हम बोलते हैं आपका ओपेक सरफेस, और जिस सरफेस में अपना चेहरा देखते हैं उसको हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसका इंडिकेशन बताया मैंने, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी मिरर है तो जो ये वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में जो आपका यहाँ पे लाइनिंग बना हुआ है उसको हम आपका ओपेक सरफेस बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो कितने टाइप से होता है, वो दो टाइप से होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जैसे मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, राइट, या फिर आपके पास एक पानी की सतह है और जो बिल्कुल रुका हुआ पानी है, तो क्या होता है यहाँ पे देखना, जैसे एक पास ये एक स्मूथ मिरर है, यहाँ पे बहुत सारी रेज आती हैं और उतना ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जैसे ये एक आपके इंसिडेंट रेज में एक एंगल बन रहा है, वैसे रिफ्लेक्शन के साथ भी एक पर्टिकुलर ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। डायग्राम दिख रहा है कि आपका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर है। लेकिन एक अगर मैं बात करूं कि जैसे पानी है, पानी आपका बह रहा है, या फिर आपका जो मिरर वो स्मूथ नहीं है, हल्का खुरदुरा है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा देखना, वो कुछ ऐसा होगा। इंसिडेंट रे तो हो गई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, देखो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज नॉट अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर का मतलब क्या होता है और इररेगुलर का मतलब क्या होता है। इससे आप चीजों को क्लियर भी कर पाओगे कि जो स्मूथ मिरर होता है उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जो रफ सरफेस होती है वहां पे आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन ग्लास, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ जो वाटर है उसमें, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू कंक्रीट वॉल कॉमा रनिंग वाटर, जो आपका वाटर बह रहा है उसमें। तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास कोई प्लेन मिरर है, राइट, मेरे पास कोई प्लेन मिरर है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई प्लेन मिरर है तो उस प्लेन मिरर में हमारे पास जो इमेज मिलती है, जैसे आप प्लेन मिरर आपके घर में जो होगा वो प्लेन मिरर होता है, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी, जो आपकी इमेज होगी उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हम उसकी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर में आपको कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। पहला जो पॉइंट होता है प्लेन मिरर का वो ये होगा कि आपके प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, मतलब जो मिरर के अंदर आप दिखाई दोगे, अगर मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो मिरर के अंदर भी आप दिखाई दोगे, जो मिरर के अंदर आप दिखाई उसको हम बोलते हैं इमेज। आप जो खड़े हैं वो आप ऑब्जेक्ट हो गए, आप क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और उसकी एक इमेज बन रही मिरर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। तो क्या बोला मैंने, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े सीधे खड़े हैं तो आपकी जो इमेज मिलेगी ना वो भी सीधी होगी, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, और इवन आपका वो सेम साइज होगा एज ऑब्जेक्ट, है ना। आप अगर जितना भी आपकी नाक है, जितनी बड़ी आप आंख है, उतना ही बड़ा आपका वहां पे फेस देखने को मिलेगा। क्लियर है चीज, मतलब ये प्लेन मिरर की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, कि जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज की होती है, और इरेक्ट मतलब सीधा, इमेज आपकी सीधी होती है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कोई अगर यहाँ पे मिरर के सामने खड़ा है तो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो इमेज बनता है ना, वो आपको, जैसे मान लो आपको ऐसा लगता है कि आप जो है तो मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो आपको जो इमेज फॉर्म होगा वो भी ऐसा लगेगा कि वो मिरर से 2 मीटर दूर खड़ा है। मतलब क्या बोला जा रहा है, इमेज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब आप इसको डायग्राम से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मिरर रखा है, इसके सामने चेस रखा हुआ, तो मान लो चेस की डिस्टेंस मिरर से 2 मीटर है, तो आपको जो मिरर जो इमेज बन रही है ना, जो इमेज बन रही है वो भी आपको ऐसा फील होगा कि उसकी मिरर से जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर के अक्रॉस। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। 2 पॉइंट बताए मैंने प्लेन मिरर के बारे में, वो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब आप इनके शॉर्ट नोट बनाओगे तो पूरा डिटेल में मत लिखना, जितना ज्यादा शॉर्ट कर सकते हो नोट्स को उतना ज्यादा आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि एट द एंड जब कभी आरआरबी का पेपर होगा तो ये पूरा का पूरा जनरल साइंस आपको एक दिन में रिवाइज करना होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको जितने शॉर्ट नोट बना सकते हो बनाना, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगा ही ना, वीडियो लेक्चर आपके पास रहेंगे तो आप डरने किस बात का है, आपको तो आराम से शॉर्ट नोट बना। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलता है कि आपका जो इमेज होगा ना वो लिटरली इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो गए और आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया, और जब मिरर में इमेज देखोगे तो आपको ऐसा है कि आपने तो राइट हैंड ऊपर किया हुआ। मतलब जो इमेज मिलेगी वो आपको कहीं ना कहीं इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन आपसे बनता है, वो क्वेश्चन कैसा बनेगा देखना। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आ रोबोट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 8 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर। आपके सामने ये इमेज बन गई होगी, प्लेन मिरर है, एक रोबोट है जो कि 8 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ओके सर, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी मिरर से, वो भी 8 मीटर पे होगी, 8 मीटर पे होगी। तो क्वेश्चन ये है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म्ड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक रोबोट प्लेन मिरर से 8 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इस रोबोट का जो इमेज बनेगा उस रोबोट से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो क्या बोलोगे भाई कि 8 मीटर तो प्लेन में डिस्टेंस है और 8 मीटर यहां पे डिस्टेंस है, तो जब दोनों को ऐड करोगे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम। कितना आसान रहा एनिमेशन के थ्रू, सबको क्लियर है। देखो आयुष, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने क्या बोला कि आपका ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस बतानी है। आपका ऑब्जेक्ट से जो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है ना, चलो ओके ओके, आपने इमेज का बताया, ओके समझ गया मैं। मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी 8 मीटर, तो 8 + 8 हो जाएगा 16। ओके वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि रोबोट को मैं 2 मीटर मिरर के पास ले, अभी जो रोबोट है, मेरा आपसे क्वेश्चन, पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अभी जो रोबोट था वो मिरर से 8 मीटर के डिस्टेंस पे था। अब मैं क्या करता हूं, रोबोट को मिरर के पास 2 मीटर पास में ले आता, पहले 8 मीटर था, अब 2 मीटर इधर ले आया, मिरर के पास ले आया। अब आपका जो डिस्टेंस होगा रोबोट का इमेज के साथ कितना होगा, तो क्या बोलोगे, सभी लोग आंसर करिए। पहले तो 8 मीटर के डिस्टेंस पे था, अब मैंने क्या किया, 8 मीटर से कम करके 2 मीटर कम कर दिया, 6 मीटर हो गया होगा। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कितने मीटर पे होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 मीटर या 16 मीटर या 14 मीटर, 12 मीटर राइट, 12 मीटर। क्यों, अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप 2 मीटर पास ले आओगे, 2 मीटर पास में ले आया मैं, तो इमेज भी तो 2 मीटर पास में आएगी, तो 6 मीटर यहाँ पे, तो 6 मीटर ये भी होगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपसे बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। अभी जो भी मैंने आपको बताया, जितनी भी कहानी बताई, वो आपकी पूरी की पूरी कहानी प्लेन मिरर से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर 2 टाइप के आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं।
अगर बात करूं इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आप ये समझो कि आपके पास यहाँ पे एक स्फीयर है, एक फुटबॉल टाइप का है ना। आप ऐसा इमेज करो कि आपके पास फुटबॉल टाइप का है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, कट करना है। राइट हैंड साइड से अगर कट करोगे तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव। देखो ये फुटबॉल है ना, अगर आप इसको राइट हैंड साइड से थोड़ा सा कट करोगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब जब कट करोगे तो दो सरफेस होगी, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस। तो आपने इसके बाहर साइड क्या लगा दिया, पेंट कर दिया, सिल्वरिंग कर दी। समझ में आया क्या बोला मैंने? आपने एक फुटबॉल टाइप का लिया है ना, इसको साइड से राइट हैंड साइड कट किया, तो क्या होगा, एक अंदर टाइप जो सी टाइप का बनेगा वो होगा, एक बाहर साइड का होगा। तो आपने बाहर साइड जो आउटर सरफेस है फुटबॉल के बाहर तरफ आपने पेंट कर दिया, मतलब सिल्वरिंग कर दी। तो जो अंदर साइड का होगा वो क्या बन जाएगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आपको इमेज करना हो, इसकी इमेजिनेशन करना हो, तो आप ये समझना कि जो आपके घर में टॉर्च होता है, जहां पे छोटा सा बल्ब लगा होगा, तो आपका ये सेंटर पे बल्ब लगा होता है, जो आपने ना ये जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे सेंटर पे आपके पास यहाँ पे मिरर लगा होता है। यहाँ पे सेंटर पे आपका क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। क्लियर है चीज? कैसा बोला मैंने आपको? इसमें से होता क्या है कि मतलब आपका जो अंदर की सरफेस है वो एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बाहर वाले जो आपने उसमें क्या किया, पेंट किया हुआ। ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से कट कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे पास, यहाँ पे देखना, ये लेफ्ट हैंड से कट कर दिया, और मैंने क्या किया, इसमें इन साइड जो अंदर साइड मैंने पेंट कर दिया, अंदर साइड मैंने पेंट कर दिया, बाहर साइड क्या बन गया मेरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको बोलता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो घबराइएगा मत, मत घबराइएगा, क्योंकि अभी तो चीजें शुरुआत हुई है, अभी आगे डायग्राम इसका देखने को मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो फिर से बताता हूं, ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है ना, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड से कट किया, तो ये कौन सा मिरर बनेगा मेरे पास, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। अब देखो समझ में आ रहा है, अंदर साइड पेंट किया है, जो ये लाइनिंग है क्या बताती है, पेंट को बताती है। मतलब कहां पे मेरे पास ओपेक सरफेस है, अंदर साइड मेरे पास ओपेक सरफेस है, और बाहर साइड मेरे पास क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको बोलता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और इधर से अगर मैं कट करूंगा, इधर से राइट हैंड साइड से, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, आपका कॉनकेव मिरर। इसमें जो मैं पेंट कर रहा हूं वो आउटर साइड का, ये आपको थोड़ा समझना होगा। कॉनकेव मिरर में जो पेंट हुआ वो आउटर साइड हुआ है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो मैंने पेंट किया है, जो मैंने सिल्वरिंग करी है, जो मैंने ओपेक सरफेस बनाया है, वो आपका अंदर साइड। ठीक है, ओके। अब इसको याद कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? तो एक चीज मुझे ये बताओ, आप सभी लोग से मेरा क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में किसका जो शेप है, जो डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, उनमें से किसका डायग्राम हल्का सीक टाइप का दिख रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव में, क्या बोलोगे? किसका शेप आपको सी टाइप का दिख रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स या कॉनकेव, किसका शेप आपका इसके से दिख रहा है, बताइए। कॉन्वेक्स का ना, देखो नहीं 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 नहीं, देखो कॉनकेव का उल्टा सी है, ठीक है, ठीक है। आयुष देखो ना, कॉनकेव का तो उल्टा सी है ना, एग्जैक्ट सी किसका है, कॉन्वेक्स का है ना। तो अब मैंने इसको कैसे याद किया मैं आपको बताता हूं, है ना। मैंने तो याद किया है, कैसे किया है कि देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों जो वर्ड है वो सी से स्टार्ट होते हैं, चलो मान लिया मैंने, लेकिन कॉन्वेक्स में सिर्फ एक बार सी आया है। कॉन्वेक्स जो वर्ड है ना, CONVEX, इसमें सिर्फ एक बार सी आया, तो इसको आप सी के शेप में बनाओगे। कॉनकेव में दो बार सी आया तो उसको उल्टा सी बनाओगे। क्लियर है क्या बोला मैंने? शॉर्टकट याद हो गया? जिसमें एक बार सी है उसको सी जैसे बनाना है, इसमें दो बार सी है उसको इन्वर्टेड सी बनाना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, बताइए बताइए बताइए। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव को याद करने का मैंने ट्रिक बताया, आप चाहो तो आप अपनी ट्रिक भी बनाइए, आपको जो सही लगे वो करिए, मैं तो बस आपको एक तरीका बता रहा था बस। ठीक है, ये आपका देख लो, कॉन्वेक्स में ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपकी ओपेक सरफेस है। कॉनकेव में ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपकी ओपेक सरफेस है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गई। थोड़ा सा समझना, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जैसे मान लो जो पीली पीली लाइट है ना, जो पीली पीली जो लाइन कर रखी है, वो मैं बता रहा हूँ कि कोई इंसिडेंट रे है। अब ये लाइट आई, कहां पे आई,
आपके कॉन्वेक्स मिरर पे आई। और मिरर पे आने के बाद ये इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसा कुछ होगा, मतलब लाइट यहाँ पे फैल रही है, हाँ या ना, आपकी जो लाइट है वो पूरी पूरी फैल जा रही है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, या हम बोलते हैं क्या, डाइवर्ज हो रही है। आपकी जो लाइट है यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है, तो क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे जो लाइट है कहीं ना कहीं वो डाइवर्ज हो रही है, राइट। तो इस वजह से याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। वैसे अगर बात करूं कॉनकेव मिरर में तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये लाइट आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो वो छोटी हो जाएंगी, मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो जो यहाँ पे रेड कलर का बना हुआ है, इसको बोलता है आपका कन्वर्जिंग मिरर। लाइट कन्वर्ट हो रही है, मतलब कन्वर्ज हो जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेस हो जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। तो याद रखना, कॉनकेव को क्या बोला जाता है आपका, कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। इनके नाम याद रखिएगा। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये जो टर्म्स है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन टर्म्स को नहीं समझा तो आप लाइट को नहीं समझ पाएंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं इसमें जो बेसिक बेसिक टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो बेसिक बेसिक हमारे पास कौन से टर्म्स यूज होंगे देखिएगा। जैसे अगर बात करूं, मान लो यहाँ पास एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, मतलब जैसे आप देखते ना, इसमें अपन कंचे खेलते हैं, है ना, जिसको याद है आपने कंचे खेलते हैं, उस टाइप का आपके पास यहाँ पे है। अब ये हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। लेफ्ट हैंड साइड कॉन्वेक्स बन रहा है, राइट हैंड साइड मेरे पास कॉनकेव बन रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ये कहीं ना कहीं किसी एक स्फीयर का पार्ट है या नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। तो हाँ सर, ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर का एक सेंटर भी तो होगा ना, तो बिल्कुल होगा सर, उसको बोलता हूं मैं आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट मेरे पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोलता हूं मैं, मतलब जैसे मेरे पास चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसका सेंटर हो। तो लिखा भी यहां पे, डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जैसे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, आप जो ये वाला पार्ट देख सकते हो ना, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, दिस इज योर व्हाट, ये आपका हो जाता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। और जो इधर है राइट हैंड साइड का, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कॉनकेव हो जाएगा ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक आपको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा क्या होता है। बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं ना कहीं ओपेक सरफेस की तरफ है, और जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, फिर से बताता हूं, डायग्राम में फोकस रखना, ओपेक सरफेस और आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस पता है। लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट है उसको तो मैं आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, इसमें जो अंदर लाइन है उसको क्या बोलते हैं आपका ओपेक सरफेस। तो ओपेक सरफेस के पास में क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सर। और आपका जो इधर राइट हैंड साइड में जो मिरर बन रहा है उसको बोलता है आपका कॉनकेव। तो कॉनकेव में जो अंदर वाला पार्ट है वो आपका क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे, ओपेक सरफेस के सामने होगा, और कौन सी मिरर में, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। जो नेक्स्ट टर्म है मेरे पास वो है पोल। पोल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया, तो कॉनकेव मिरर का जो जियोमेट्रिक आपका सेंटर होगा उसको बोलता हूं मैं आपका पोल। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये मैंने एक जो मिरर है मेरे पास, कौन सा मिरर है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर, और जो उसका सेंटर वाला पार्ट है उसको बोलता हूं मैं आपका पोल। लिखा भी है, the geometric center of the spherical surface of the mirror is called as the pole of the mirror। तो दो टर्म्स मैंने आपको बताए, सेंटर और पोल।
बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो आपकी लाइन, अगर मैं इसको मिला दूं, उसको बोलता हूं आपका प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया क्या हो गया? इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। है ना, मैंने क्या बोला आपका कि जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल, इनको मिलाते एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, एक एक्सिस ड्रॉ कर दूं, उसी को बोलता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत अच्छी बात है। तीन टर्म्स मैंने आपको पता है। एक होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है कि आपका कितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, इसी को बोलता हूं आपका मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं ये एक स्फीयर का रेडियस है, जिसका ये लेंस इसका पार्ट है। अरे भाई, ये लेंस किसी का एक पार्ट होगा, हाँ या ना? किसका पार्ट होगा? एक स्फीयर का पार्ट होगा, और सी उसका सेंटर है। तो कहने का मतलब क्या है, सी से पी तक की जो डिस्टेंस है, उसी को मैं बोलता हूं आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। या कोई इसका डिफिनेशन का फॉर्म पूछे तो क्या बोलोगे? दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। यहां पे डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप पढ़ सकते हो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। क्या आप सभी को यहां तक कहानी क्लियर है या नहीं? आप सभी लोग पहले मुझे बताइए। आप सभी लोग मुझे पहले यहां तक बताइए, क्या यहां तक की कहानी आप सभी को क्लियर है? बताइए। और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये भी बताइए। ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों तरीके बताइए। आ रहा है, समझ में आ रही चीजें? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। कुछ नॉट टर्म्स, एक होता है प्रिंसिपल फोकस। ये बहुत बढ़िया। देखो, प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको चीजों को समझना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास दो मिरर होते हैं ना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकस, प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया। देख सकते हो डायग्राम, देखो कौन सा मिरर है, कॉनकेव बिल्कुल है, क्योंकि ये कॉनकेव में दो बार सी आया तो इसको उल्टा सी बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखना, यहां पे मेरे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल आपका पोल हो गया। ठीक है ना, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या क्या बनाया मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, पोल बनाया और प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। अब मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उससे इंसिडेंट रे आ रही, जो पीली पीली रेज है ना, येलो येलो की जो रेज है, इनको बोलता हूं मैं आपका क्या, इंसिडेंट रे। क्या बोलता हूं मैं इसको? इंसिडेंट रे। और जो इंसिडेंट रे आएंगी वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके जाएंगी। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। जो भी इंसिडेंट रे आई हैं जो कि पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके जाएंगी। जहां पे सारी की सारी आपस में कट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्टेड रे, उसी रे को मैं बोलता हूं आपको, उस पॉइंट को बोलता हूं आपका क्या, प्रिंसिपल फोकस। सो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या किया मैंने, मैं फिर से बताता हूं, देखो मैं फिर से बताता हूं। ये मेरे पास एक मैंने क्या लिया आपका कॉनकेव मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आई, ये आ गई, और रिफ्लेक्ट होके ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेंगी। तो ये कट कर दी, जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसको मैं बोलता हूं आपका प्रिंसिपल फोकस। कितना आसान है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट ये जुड़ा हुआ है कि आपका मान लीजिए जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर। एज्यूम करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस मान लिया मैंने 10 सेंटीमीटर है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो कोई पूछे प्रिंसिपल फोकस से
जो आपका प्रिंसिपल फोकस है उससे पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, वो कितनी हो जाएगी, डायग्राम देखते समझ में आता है, एग्जैक्ट हाफ हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया कि जो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। क्लियर है कि नहीं है? तो पहले तो आप यहां पे देख लो, कॉनकेव मिरर के बारे में डेफिनेशन लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हो, जब पढ़ने की जरूरत भी नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और है यार, एक चीज आपको और मुझे ये बोलना चाहता हूं मैं कि जैसे ये कॉनकेव मिरर आपके सामने बना हुआ था, तो कॉनकेव मिरर के सामने जो दुनिया है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की जो दुनिया है वो रियल है कि इमेजिनरी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग मुझे बताइए। रिफ्लेक्टिंग सामने के रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आपके घर पे मिरर होगा, उस पर मिरर में दो सरफेस होती हैं, उस मिरर में दो सरफेस होती हैं, एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होती है ओपेक सरफेस। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की जो दुनिया है वो रियल वर्ल्ड है या इमेजिनरी वर्ल्ड है? अरे भाई वो तो रियल है ना, आप सामने खड़े हो ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो क्या आपके सामने रियल है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ओपेक सरफेस के पीछे की जो दुनिया है वो क्या, तो क्या बोलोगे? ओपेक सरफेस के पीछे की जो दुनिया है वो आपकी रियल है या इमेजिनरी है, या फिर रियल है कि आपका क्या बोलेंगे अपन उसको, वर्चुअल है, क्या बोलोगे? रियल है कि वर्चुअल है, या रियल है कि इमेजिनरी है? वो एक इमेजिनरी दुनिया है, वो एक काल्पनिक दुनिया है, वो कोई रियल नहीं है, वो एक काल्पनिक दुनिया। समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल दुनिया का पार्ट है या वर्चुअल दुनिया का पार्ट है? क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बाबा? सभी लोग बताओ फटाक से। जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ये जो पोल है, वो सब जितनी भी चीजें हैं वो किसका पार्ट है? रियल वर्ल्ड का पार्ट है या वर्चुअल पार्ट है? क्या बोलोगे? दिस इज द रियल पार्ट, रियल वर्ल्ड। ठीक है ना? अब मैं आता हूं कहां पे, आपके कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में देखना, ये मेरे पास हो गया क्या, कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मेरे पास पोल हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब मैं क्या बोलता हूं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सेस को कट करे, तो तुम अगर पीछे साइड लेके आए तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे आ गया ना, प्रिंसिपल फोकस, तो ये बन गया, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सर कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान से देखो, जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहां पे है, वो कौन सी दुनिया का पार्ट है? क्या बोलोगे? आपका आंसर क्या होगा? आपका जो प्रिंसिपल फोकस है वो किसका पार्ट है? कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है वो किसका पार्ट है? दैट इज द पार्ट ऑफ वर्चुअल। दैट मीन्स अगर आप इसको देखना चाहो, मैं लिख सकता हूं यहां पे, देखना, अ कॉन्वेक्स मिरर, जो ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, है? मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। अ कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट but the appears to be come from a point f from the on the principal axis behind the mirror. This point is called focus of the convex mirror. ये आपका रियल फोकस था कॉनकेव केस में, ये आपका वर्चुअल फोकस है। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एक होता है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है? फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्या बोला है मैंने? जो डिस्टेंस है फोकस से पोल के बीच की, उसी को बोलता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्या बोला सर आपने? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। या फिर हम ऐसा बोलें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। जैसे फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ होगा, तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी योर 2f, या फिर फोकल लेंथ विल बी योर रेडियस बाय 2। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर लोग बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ सभी लोग जरा फटाक से। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 32 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा?
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब सोचो आप पढ़ के नहीं जाते इसके बारे में, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, अगर ये पढ़ के नहीं जाते तो ये 16 सेंटीमीटर कैसे बताते, है ना? समझ में आया क्या बोला मैंने? इसलिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया, बहुत डिटेल में बताया, और आपको मना किया कि आप नोट्स मत बनाना। मैं आपको फिर से बोलूंगा, नोट्स नहीं बनाना है, लेक्चर 3 बार देख लेना, देख लेना। नोट्स मत बनाना, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, रफ में लिखे तो रफ में लिख लीजिएगा, लेकिन नोट्स मत बनाइए, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। उतना डिटेल में पढ़ने जाओगे बेटा तो आपका सिर्फ जनरल साइंस ही बस हो पाएगा, बाकी कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। गिवन क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या है आपका? एफ इक्वल्स टू आर बाय टू। आपका एफ इक्वल्स टू आर बाय टू है, तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। आपका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही तो होता है जनरल साइंस। कोई नया साइंस थोड़ा पढ़ना है आपको, कोई नया साइंस थोड़ा पढ़ा जाता है। जनरल साइंस में यही तो आता है। बस ये है कि आप लोग उस टाइम पे अच्छे से पढ़ लिए होते तो आपको आज की दिक्कत नहीं जाती। ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? तो चलिए अपन आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। रे डायग्राम से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा रे डायग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स हो उन सबको, आप अपने जितने फ्रेंड्स हो आप उनको बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा, जिससे वो भी इसका पार्ट बन सके। ठीक है, आप लोग को करना क्या है, कल से क्लास के टाइम पे एक रफ कॉपी बस रखना अपने आप को, है ना? कुछ लगता है लिखने का तो रफ कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन उसको देखना नहीं, मतलब आगे चल के फ्यूचर में उसका यूज नहीं होगा। बस अपने टाइम पास के लिए कुछ लिखते रहना, जिससे आपका एक इंटरेक्शन बना रहे। और आपको मेन नोट्स बनाने नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको बस शॉर्ट नोट बनानी है वीडियो देख के। ठीक है, गुड डे, ऑल द बेस्ट। आई थिंक अगर मैं बात करूं, इस पूरे लेक्चर में आपका टोटल 5 से 6 पॉइंट्स है जो कि शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। मेरे ख्याल से इस क्लास में टोटल 5 से 6 लाइन है जो कि आपके नोट्स में होनी चाहिए। पूरा नोट मत करना कि पूरा एक एक पॉइंट लिखते जा रहे हो, उससे आपने क्या समझा है वो आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट है तो आप पूछते रहिए।